नमस्कार, दिल्ली स्पेशल देख रहा मेरे साथ मैं हूं शंकर दत्त पंत। खबरों की शुरुआत करते हैं। कोरोना काल में जहां रेहड़ी पटरी वाले पैसे के लिए मोहताज हो रहे थे, तो वहीं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वर्ण निधि योजना की शुरुआत कर रेहड़ी पटरी वालों को 10,000 का लोन दिया। बता दें, 10,000 का लोन लेने के बाद पटरी वालों को 3,000 की सब्सिडी भी मिलेगी, यानी कि सभी को इस लोन का महज 7,000 ही लौटाना होगा। रेहड़ी पटरी वालों ने इस योजना के लिए प्रधानमंत्री का आभार जताया। इसके साथ ही निगम पार्षद विपिन विहारी का आभार जताया। ये धन सर हमने यहाँ फार्म भरा था, जो प्रधानमंत्री की योजना निकली थी स्वर्ण निधि योजना, वो विपिन बिहारी हमारे निगम पार्षद है हमारे वार्ड के, तो इनके पास हम आए थे। इन्होंने फार्म भरवाया ऑफिस से और उसके बाद में ये पैसा हमें मिला है। मैं इनके लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ कि हमारे लिए पहली बार ये 10,000 का लोन मिला है और इससे हमारा थोड़ा धंधा धीरे धीरे चलेगा। हम सब्जी काम करते हैं, दोपहर के बाद जाते हैं और रेहड़ी लगाते हैं सब्जी की। इससे हमारा थोड़ा थोड़ा गुजारा होगा, क्योंकि बड़ा परेशानी हुई कोरोना काल में हमारे लिए। कोरोना काल में आपके पास जब पैसा नहीं था, प्रधानमंत्री ने आपको 10,000 रुपये का लोन दिया है जी, उसको चुकाना भी है। हाँ जी, चुकाना है, ये हमारी चुकाना भी है, क्योंकि बताते हैं विपिन बिहारी जी ने बताया था, निगम पार्षद जी ने, कि आपके लिए सब्सिडी मिलेगी 3,000 की और 7,000 रुपये आपको थोड़ा थोड़ा करके चुकाना है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बधाई देने के लिए इन लोग आया हुआ है, क्योंकि ये सारे लोग ठेला रेहड़ी पटरी लगाने वाले लोग हैं, जिसको प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत 10,000 रुपये की राशि इन लोगों के खाते में आ गया है। जो सभी लोग आपको देखिए सामने पासबुक लेकर के आए हुए हैं, तो ये धन्यवाद देने आए हैं कि हमारे ऑफिस के द्वारा इन लोगों को फार्म भरवाया गया और इनको ये योजना का लाभ मिला है, इसलिए सभी भाई धन्यवाद देने के लिए आए हैं। जो इनको ये पैसा आया है कि इन्हें वापस कैसे करना है, ये वापस नहीं करते। देखिए, ये 10,000 रुपये प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत ऋण है, जिसमें 3,000 रुपये का सब्सिडी है। 7,000 रुपये जो बचता है वो बहुत मामूली किस्त के ऊपर इसको जमा करना है। आगामी चुनाव को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी अभी से चुनावी मोड में आ गई है। उत्तराखंड में बीजेपी चिंतन शिविर लगाएगी। संवाददाता ममता चतुर्वेदी ने उत्तराखंड प्रभारी और राज्यसभा सांसद दुष्यंत गौतम से बातचीत की इन्हीं मसलों पर। सुनिए क्या कहा उन्होंने। बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद और उत्तराखंड प्रभारी दुष्यंत गौतम जी। इनसे बात करते हैं। सर, अगर उत्तराखंड की बात करें तो गैरसैंण में कमिश्नरी बनाई गई है, आपको क्या लगता है कि इससे कितना फायदा होने वाला है? वहाँ के जनता को लाभ होगा और हमारा मकसद ही जनता को लाभ पहुँचाना है। विकास एक नियमित प्रक्रिया है और जब आदमी जड़ बुद्धि नहीं होता, गतिशील बुद्धि होती है, तो नई नई चीज़ें आती हैं और वो करनी भी चाहिए। वहाँ की कमिश्नरी से वहाँ के लोगों को लाभ होगा, रोजगार मिलेगा, अनेकों अनेक विकास के कार्य होंगे। तो मुझे लगता है जनता के लिए कोई भी काम करना पड़ता है तो करना चाहिए। सर, एक और सवाल, भारतीय जनता पार्टी चिंतन शिविर लगाने जा रही है, क्या कुछ खास होने वाला है? कोई खास नहीं होता हमारे यहाँ पर। पुराने कामों की समीक्षा होती है, नए काम की ओर आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए हमें कहाँ जाना है। चुनावी वर्ष भी है, उसका रोड मैप भी हमने बनाना पड़ेगा और लोगों को किस प्रकार से जो लाभ हमने पहुंचा है उस लाभ का जनता तक पहुंचा है, कितना और पहुंचना चाहिए, क्या क्या उनकी समीक्षा है, उस पर होगा। मंत्रियों की बातें भी सुनी जाएंगी, विधायकों की बातें भी सुनी जाएंगी। समस्त संगठन को सत्ता से तालमेल बनाकर हम कैसे आगे और अच्छा कर सकते हैं, उस पर विचार होगा। वक्त देने के लिए शुक्रिया। तो आप सुन रहे थे दुष्यंत गौतम जी को, जिनका साफ तौर पर कहना है कि भारतीय जनता पार्टी की जो चिंतन शिविर होने वाली है उसमें खास तौर पर पार्टी के जितने तमाम कार्यकर्ता हैं, मंत्री हैं, उनकी बातों को सुना जाएगा। साथ ही उत्तराखंड की जनता के जनहित को लेकर आगे किस तरीके से पार्टी जनता के बीच जाएगी, उसको लेकर एक रणनीति बनाई जाएगी। कैमरा पर्सन मनीष के साथ ममता चतुर्वेदी, जनतंत्र टीवी, दिल्ली। और खेलों को बढ़ावा देना और सेना के जवानों को चुस्त दुरुस्त रखने के उद्देश्य से उत्तर पूर्वी दिल्ली के वजीराबाद पुश्ता रोड पर आरएएफ 103 बटालियन में इंटरसेक्शन एंडोरेंस प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के 103 बटालियन के कमांडेंट सीपी के जौहरी ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया और कार्यक्रम की शुरुआत में प्रतियोगिता में भाग लेने वाली टीमों ने कमांडेंट के सामने सलामी पेश कर मार्च किया। इस प्रतियोगिता में 16 टीमें भाग लेंगी, जिसमें 20 किलोमीटर की दौड़, 25 किलोमीटर की साइकिल रेस और मानक बाधाओं से संबंधित प्रतियोगिताएं शुरू की जाएंगी। इस मौके पर प्रतियोगिता में भाग लेने वाली टीमों के जवानों को खेल की शपथ भी दिलाई गई। 3 तरह की इवेंट है एंडोरेंस कंपटीशन में। ये इंटर सेक्टर है, इसमें 30 सेक्टर हमारे जो सीआरपीएफ हैं उनको भाग लेना है। इसमें से 21 सेक्टर आने हैं, 16 पहुँच गए हैं, बाकी आ रहे हैं। इसमें 3 तरह की प्रतियोगिता है। एक
20 किलोमीटर रोड रन एंड वॉक है विद 20 के, उसके बाद ऑब्स्टिकल कोर्स है और उसके बाद लास्ट में साइकिल प्रतियोगिता है 25 किलोमीटर की। उसमें जो जिस तरीके से जीत हासिल करेंगे उसके हिसाब से एवरेज से प्रथम, द्वितीय और तृतीय सेक्टर का स्थान निर्धारित किया जाएगा। और देश के युवा इस दौर में या तो नशे में या फिर क्राइम की दुनिया में कदम रखते हैं। ऐसे में दिल्ली के नजफगढ़ देहात में युवाओं को खेल के प्रति जोड़ने के लिए यश कबड्डी ग्राउंड में कबड्डी का आयोजन हुआ है और इस आयोजन में 14 टीमों ने हिस्सा लिया है। कबड्डी महाकुंभ में कोरोना काल के बाद दिल्ली का युवा ग्राउंड जिस तरह से युवा ग्राउंड पर उतरा है, उन्होंने इस प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन भी किया और इसी दौरान दिल्ली पुलिस के एसीपी जोगिंदर जून ने युवाओं को नशे और क्राइम से दूर रहने की बात कही है। एस अकेडमी की तरफ से हो रहा है और दिल्ली देहात के 73 गांव हैं और तकरीबन अप्रोक्सीमेटली 10 लाख की आबादी है और काफ़ी प्रतिभाशाली बच्चे यहाँ पे हैं। उनको तकरीबन मौका मिलता नहीं है क्योंकि यहाँ पे प्रतिभा की कोई कमी नहीं है और बहुत अच्छे होनहार बच्चे हैं जो ये चल के देश का गौरव बढ़ा सकते हैं अगर उनको ऐसे ही चांस दिया जाए। और ये बहुत ही अच्छी पहल है हमारे इनमें से स्पोर्ट्समैन निकालने की और उनको उत्साहित करने की। कबड्डी बेंच पे जो कबड्डी का कंपटीशन कराया जा रहा है, बलन साहब मलिक साहब कोच हैं, इसके बहुत अच्छा ये फंक्शन होता है, पिछले 5-6 साल से चल रहा है। इसका आउटकम होता है कि यहाँ से जो बच्चे निकलते हैं नेशनल लेवल तक जाते हैं। प्रो कबड्डी का जो टूर्नामेंट होता है उससे इनको काफ़ी इंस्पायरेशन मिलती है। बच्चे बड़ी मेहनत से इसमें इंटरेस्ट लेके मेहनत करके आगे बढ़ते हैं। जिन सब क्या कहेंगे जिस तरीके से आपने टॉस उछाला, बचपन याद आता है इस तरीके से क्योंकि पहले फैसिलिटी नहीं था। हमारा तो बैकग्राउंड यही है, हम गाँव में पढ़े लिखे हैं तो वहाँ पे भी कबड्डी और रेसलिंग का थोड़ा शौक रखते थे तो अच्छा लगता है ऐसे बच्चों के बीच आके, बहुत बढ़िया लगता है। बढ़ते आगे, राजधानी दिल्ली में महंगाई जनता की कमर तोड़ रही है। इससे कोरोना महामारी फिर से जिस तरह से महंगाई बढ़ी थी और एक बार फिर से आम जनता इससे परेशान नजर आ रही है। आम आदमी के जेब पर जबरदस्त इसका असर दिख रहा है। लोगों का ये कहना है कि देश के प्रधानमंत्री ने 2016 में घर घर गैस सिलेंडर पहुंचाने का वादा किया था। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत हुई थी, लेकिन आज भी राजधानी दिल्ली में लोग चूल्हे पर रोटी बनाने के लिए मजबूर हो रहे हैं। लोगों का ये भी कहना है कि वो मजदूर वर्ग के लोग हैं, वो इतना महंगा सिलेंडर खरीद नहीं पा रहे हैं। गैस इतना महंगाई है तो क्या करे बेटा, क्या चलाए पैसे, कमाते जाते नहीं। बेटे बेटा अपनी कमाई के अब तो साथ पुलती, कमाने जाने नहीं पाते, इतनी चुलते जगते तो बैठ जाते हैं। अपने बस की तो है नहीं बेटा, इतना महंगा सिलेंडर हो गया आपने और नहीं लेते बेटा, क्या करें। तो आपकी मजबूरी है, मजबूरी है, मजबूरी क्या करे फिर बेटा, क्या करे फिर, मजबूरी क्या करे। कमाने वाला आदमी मर गया बेटा, क्या करे, 7 वैसे खुलती है, दवाई वैसे मोल की लेते हैं, परेशान। अरे क्या करें, फिर इतना गैस महंगा हुआ तो फिर क्या करेंगे हम। मैंने क्या, जो हमारे बच्चे जो भूखे रहेंगे क्या। कितने का सिलेंडर पहले लेते थे आप? जो पहले आता था 400 रुपए का, 400 का आता था, 450 का आता था, 500 का भी आता था, अब आ रहा 850 रुपए का। अब कहाँ से करेंगे। तो आप लोग क्या काम करते हैं? तो जाते हैं झाड़ू पोछा करने जाते हैं, बताओ। और आप ये लोग लकड़ी वगैरह ये क्या बीन के लाते हैं? ये नहीं, ये लाके कोठियों में काम करते हैं ना, वहाँ की तरफ है ना, जो मैडम जो उनके घर वर बनते हैं ना, उनकी लकड़ी की कटाई होती है ना, वहाँ से लाते हैं। और वहीं उत्तरी पश्चिमी इलाके के शकूरपुर के दिल को झकझोर देने वाली एक घटना सामने आई है, जहां पर आपको बताएं शकूरपुर इलाके में एक मां ने 2 बच्चों सहित खुदकुशी कर ली है। जिस वक्त महिला ने अपने बच्चों के साथ खुदकुशी की तब पति हर रोज की तरह काम पर गया हुआ था। जब वो घर वापस लौटा तो उसने महिला और दोनों बच्चों को फांसी के फंदे पर लटकता हुआ देखा, जिसके बाद पड़ोसियों की मदद से बंद दरवाजे को तोड़ा गया। दरवाजा खुलते ही सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। घर के अंदर 3 लोगों पंखे से लटके हुए थे। वहीं घटना की सूचना मौके पर पुलिस को दी गई। शव को कब्जे में लेकर पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। 6 तारीख को। अच्छा, ये कहाँ के रहने वाले हैं? अब ये बुंदेराम पासा। अच्छा, यहाँ टीवी वाले के पीछे रहते थे। अच्छा, तो इनका व्यवहार किस तरह के था? सही था व्यवहार, कोई परेशानी ना थी, ठीक ठाक थे। अच्छा, अब जी बच्चे छोटे छोटे ऐसे दादी दादी कहते रहे मुझसे। अच्छा, अब किस बात की लड़की थी। हाँ,
और 4-5 महीने का लड़का था। अच्छा, ये किस बात की हुई, आपको कब पता चला? हमें तो जब उसका आदमी आया जब पता लगा। अच्छा। हमें तो पता ही ना हम कभी ऊपर जाके झाके। अच्छा। मेरा बर्फ की दुकान है, बर्फ का काम कर रही हूँ। अच्छा। अब आया आदमी और वो दिन तेरा किवाड़ किवाड़ खोली ना रही तो वो मरी पड़ी तो कहाँ से खोलती। अच्छा। अब वो सर पकड़ के बैठ गया और मचा रहा मेरी और किवाड़ न खोले जन्म क्या कर लिया क्या न कर लिया। 1 महीने के बीच में कभी आपने ना हमने नहीं हमने नहीं देखा, ऐसा कुछ नहीं? नहीं आता अपने बच्चों को चीज वस्तु दिला कर ले जाता था, फिर ड्यूटी पे जाता था मीट की दुकान पर। गाजीपुर इलाके से जहां पर एक ई रिक्शा वाले की वजह से 5 साल की मासूम की जान चली गई है। आरोपी लापरवाही से ई रिक्शा चला रहा था, उसी दौरान महिला अपनी बच्ची के साथ ई रिक्शे से गिर गई। हादसे में ई रिक्शा का पहिया मासूम के सिर पर चढ़ गया, जिससे उसकी मौत हुई है। हादसे में घायल हुई शकीना की मां रोशनी को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई है। पुलिस ने पोस्टमार्टम कराकर शकीना का शव परिवार को सौंप दिया है। ई रिक्शा कब्जे में लेकर चालक भोपाल आर्य को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल आरोपी भोपाल आर्य से पूछताछ की जा रही है। आ रही थी वो, इसमें क्या नाम है, खाता खुलवा करके बच्चों की खाता खुलवाने के लिए मैडम कह रही थी जो आओ और खाता खोल करके ले जाओ, तो खाता खोलने गई थी वो और खाता खोल करके आ रहा था वो, और उसी टाइम उसको गाड़ी वाला इतना। खाता खुलवाने कहाँ गई थी? कल्याणपुरी गई थी वो। कल्याणपुरी में कहाँ? 9 नंबर में। 1 मिनट, किस चीज से आ रही थी और कितने जने थे वो? वो 4 जने थे। अच्छा। 2 जने, दो सीट होते हैं उसमें। एक सीट तो उसमें क्या नाम है बैठा हुआ आगे रहता है, 2 आदमी आगे बैठते हैं, 2-3 आदमी पीछे बैठते हैं। तो उसमें 2 आदमी पीछे बैठा हुआ था, 2 आदमी आगे बैठा हुआ था। ये दोनों माँ बेटी पीछे बैठा हुआ था। उसने इतनी तेजी से आया, आकर के गड्ढे में रोका नहीं, उसने गाड़ी को उछाल दिया, गाड़ी को एकदम। वो दोनों माँ बेटी बाहर। और साउथ दिल्ली के साकेत थाने की पुलिस टीम ने वाहन चोरी के एक मामले में कार्रवाई करते हुए 2 नाबालिगों को हिरासत में लिया है। आरोपियों के कब्जे से एक स्कूटी, 2 मोटरसाइकिल बरामद हुई है। वाहन चोरी के बढ़ते मामलों को देखते हुए एसीपी रजनीश कुमार ने साकेत थाने के एसएचओ अनिल मलिक के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया है। और इसी बीच टीम को एक गुप्त सूचना मिली, जिसमें पता चला कि 2 लड़के एशियाई मार्केट एमबी रोड साकेत बाइक चोरी करने के लिए आने वाले हैं। सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने जाल बिछाया, दोनों लड़कों को पकड़ लिया है। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है और जांच कर रही है मामले की। पूर्वी दिल्ली की प्रीत विहार थाना पुलिस ने बुलेट राजा गैंग के एक नाबालिग 2 शातिर स्नेचर जिनको गिरफ्तार किया है। इनके पास से 6 मोबाइल, स्कूटी, एक बुलेट बरामद हुई है। आपको बता दें कि पुलिस को सूचना मिली थी कि एक बुलेट मोटरसाइकिल सवार बदमाश इलाके में लगातार स्नैचिंग की घटनाओं को अंजाम देते हैं। पुलिस ने सीसीटीवी की मदद से बुलेट मोटरसाइकिल के नंबर का पता लगाया और बुलेट मालिक के एड्रेस पर पहुंचकर पवन को गिरफ्तार किया, जहां पूछताछ में खुलासा हुआ कि राहुल और पवन बुलेट मोटरसाइकिल पर सवार होकर स्नैचिंग की घटनाओं को अंजाम देते थे। साउथ दिल्ली के साइबर सेल की टीम ने ऑनलाइन ठगी के मामले में 2 आरोपियों की गिरफ्तारी की है और इसके साथ ही आरोपियों के कब्जे से 2 मोबाइल फोन भी बरामद कर लिए हैं। गिरफ्तार आरोपी की पहचान मोहम्मद आजाद और राहुल के रूप में की गई है। इसके साथ ही एक आरोपी फरार चल रहा है। जानकारी मिली है कि आरोपी ने एक महिला से धोखे से ओटीपी लेने के बाद उसके खाते से 7 लाख रुपए निकाल कर फरार हो गया, जिसके बाद महिला ने पीएस महरौली में ये मामला दर्ज करवाया। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसीपी विजेंद्र बिधुड़ी ने साइबर सेल इंस्पेक्टर अजीत कुमार के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया और आखिरकार आरोपी की गिरफ्तारी कर ली। और साउथ दिल्ली के फतेहपुर बेरी थाने की पुलिस टीम ने क्षेत्र में गश्त के दौरान एक स्नैचर को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही गिरफ्तार आरोपी के कब्जे से पुलिस टीम ने 4 चोरी के मोबाइल फोन बरामद किए हैं। आपको बता दें कि साउथ दिल्ली के
डीसीपी अतुल कुमार ठाकुर ने बताया है कि क्षेत्र में स्नैचिंग के बढ़ते मामलों को देखते हुए एसीपी रणवीर सिंह, फतेहपुर बेरी थाने के एसएचओ कुलदीप सिंह के नेतृत्व में एक टीम का गठन हुआ है, जहां टीम को क्षेत्र में गश्त के दौरान गुप्त सूचना मिली कि एक व्यक्ति गुजर गली के पास घूम रहा है और उसके पास कई फोन हैं और वो फोन बेचने की कोशिश कर रहा है। सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने आरोपी को पकड़ा। उसके कब्जे से चोरी के 4 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। गिरफ्तार आरोपी की पहचान मोहम्मद फैमुद्दीन के रूप में हुई है। पुलिस फिलहाल इस मामले की जांच में जुटी हुई है। और सेंट्रल दिल्ली के एटीएस स्टाफ की टीम ने घरों में चोरी की घटना को अंजाम देने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही गिरफ्तार आरोपी के कब्जे से 3 लाख रुपए की नकदी, 2 मोबाइल फोन, घड़ी और घर तोड़ने के उपकरण, अपराध में शामिल एक स्कूटी भी बरामद की है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान मोहम्मद वसी उर्फ नदीम के रूप में की गई है। आरोपी एक कुख्यात अपराधी है और उसके खिलाफ पहले से ही 35 से ज्यादा स्थानों पर अलग अलग धाराओं में केस दर्ज है। दिल्ली स्पेशल में इतना ही। जनतंत्र टीवी पर खबरें जारी हैं। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।